हेलो गाइस, सो वेलकम बैक एंड आज हम अनलॉकिंग स्टॉक्स वाली सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से हिंट्स दूंगी एंड आपको गेस करना है कि आज का फर्स्ट स्टॉक जिससे कि हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा रहेगा। सो फर्स्ट हिंट इसका है कि ये कंपनी जो है वो 80 प्लस प्लस ईयर्स ओल्ड है मार्केट के अंदर। ये सारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर देती है बहुत इजीली। एज वेल एज ये एक निफ्टी 50 की कंपनी है, जिसका मतलब हो गया ऑटोमेटिकली कि ये एक लार्ज स्केल लार्ज कैप कंपनी है। कोई अभी तक इसे थोड़ा बहुत गेस कर पाया हो? अब शायद जो हिंट आएगा उससे आप इजीली गेस कर पाए कि ये एक पेंट्स की, टेक्सचर्स की और होम डेकोर की कंपनी है। ओके, स्टिल कोई गेस कर पाया? एज वेल एज इस बारी की मार्केट करेक्शन के अंदर ये इन्वेस्टर्स के अमंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हैं सो आई मस्ट रिवील कि ये है एशियन पेंट्स। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे एशियन पेंट्स के फंडामेंटल्स एज वेल एज टेक्निकल्स के साथ। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एनालिसिस रहेगा वो किस बेसिस पे रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलेंगे, विच वुड बी एन इन्वेस्टर, ओके, एंड सेकंड वुड बी अ स्पेक्यूलेटर। ओके, एक स्पेक्यूलेटर को क्या देखना चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर और एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए, उनके लिए क्या बेटर है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखकर हम चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स हम हमेशा screener.com एक सॉफ्टवेयर है उसे यूज़ करके हर कंपनी के फंडामेंटल्स रीड करेंगे। अब हम आ जाते हैं एशियन पेंट्स पर। एंड एशियन पेंट्स में आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, लेबल कर देती हूँ, ये स्टॉक का नेम है, ये स्टॉक का करंट प्राइस है, यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। मार्केट कैपिटल इसकी 2,36,634 करोड़ है, विच मीन्स कि एक लार्ज कैप कंपनी है। एज वेल एज ये निफ्टी 50 में भी आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब हम कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंपनी लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी है इंडिया के अंदर एंड जैसा आपको बताया था कि 80 प्लस ईयर्स पुरानी कंपनी है। ये एशियन पेंट्स एक अम्ब्रेला कंपनी है जिसके अंडर और कंपनीज आती हैं लाइक एशियन पेंट्स, बर्जर और एप्को। ओके, एंड इनके काम क्या रहते हैं? वाटर प्रूफिंग के, टेक्सचर पेंटिंग के, वॉल स्टिकर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आप कंपनी के बारे में इधर अबाउट में बहुत क्लियरली पढ़ सकते हैं। अब अगली बात आती है कि हम स्टॉक के अंदर ऐसा क्या देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन इन्वेस्टर हम स्टॉक के अंदर सबसे पहले स्पॉट करेंगे ROCE एंड ROE। अब इन टर्म्स का मतलब क्या होता है ये आप व्यू कर सकते हैं हमारी फंडामेंटल्स वाली वीडियो के अंदर। ROCE एंड ROE दोनों में एक ग्लांस में बता दूं क्या देखना है कि ये 20% से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 20% से ऊपर होता है उसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए कोई भी स्टॉक परफेक्ट है। ओके, एंड देन आप उस स्टॉक के अंदर एज एन इन्वेस्टर एंटर करने का सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास इन्वेस्टर होल्डिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एज वेल एज लोगों को एट अ ग्लांस स्टॉक सिलेक्शन के अंदर। सबसे पहले मैं तो कहती हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाना चाहिए। अगर वो करेक्ट है तब आप कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ें, तब आप उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को पढ़ें, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को पढ़ें। हम सबसे पहले प्रोमोटर होल्डिंग्स देखते हैं जो कि कांस्टेंट है थ्रू ईयर्स। 2021 के दिसंबर से लेकर अगर आप अभी तक इसे जज करेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग्स हमेशा कांस्टेंट रही हैं, वेयर एज FIIs होल्डिंग्स जो हैं वो थोड़ी बहुत डिक्रीज होती रही हैं, बट कुछ ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं है। तो अगर ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं है तो एज एन इन्वेस्टर आपको इसको दिक्कत काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेयर एज DII की होल्डिंग्स बढ़ती गई हैं, वो कहीं ना कहीं उसे बैलेंस आउट करता है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अब इसके अंदर मेन चीज़ जो चेक करने वाली होती है, अगर हम FIIs की होल्डिंग में FIIs चेक करें, जैसे इसमें अभी नेमली FIIs नहीं आ रहे हैं, बट हम DIIs चेक करें तो DII हम देख सकते हैं LIC है, SBI है,
SBI ETF है, जो कि कुछ रिनाउंड DIIs हैं। तो रिनाउंड DIIs अगर इस कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम भी इसमें बिना सोचे समझे पैसा लगा सकते हैं एंड हमारा पैसा सेफ प्लस ग्रोइंग रहेगा। अब नेक्स्ट बात आती है पब्लिक की होल्डिंग। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर नियर टू कांस्टेंट है बेसिकली। अब हम देख रहे हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है, सब एक मतलब एक रेंज बाउंड तरीके में है। बट हमें मेन व्यू क्या करना है, हमें व्यू करना है कि अगर पहली बात की प्रमोटर होल्डिंग्स कांस्टेंट हो या इंक्रीजिंग हो, वेयर एज पब्लिक होल्डिंग्स जो हैं वो डिक्रीजिंग हो एज वेल एज कांस्टेंट भी रहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पब्लिक एग्जिट कर रही है एंड प्रोमोटर होल्डिंग्स बढ़ रही हैं तो हम उस कंपनी पे अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर FIIs ग्रोइंग है तो एक अच्छा सिग्नल है, DIIs ग्रोइंग है तो एक अच्छा सिग्नल है। सो यही ऐसी चीज़ें हैं जो आपने मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर व्यू करनी है। अब हम आ जाते हैं क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न एट अ ग्लांस हमें बहुत अच्छा लगा है, अट्रैक्टिव है। सो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे एंड इसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे जो कि कांस्टेंट है एज वेल एज इंक्रीजिंग है, जिसका मतलब है कि ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो इससे हम जज कर सकते हैं कि कंपनी हमारी प्रॉफिटेबल है। एज वेल एज अगर हम OPM देखते हैं विच इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, तो उसके अंदर भी वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या फिर रेंज बाउंड है। अब अगर आप ये कहेंगे, क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि यहाँ पे 19 है, फिर 20 है, फिर 19 है, फिर 20 है, फिर एकदम 21 22 आ गया, बट सीधा 17 आ गया, तो क्या ये ड्रास्टिक चेंज है? नो, ये ड्रास्टिक चेंज नहीं है। क्योंकि जब तक मार्केट चेंज नहीं है, क्योंकि जब तक ये एक ऐसी रेंज के अंदर इवॉल्व कर रहा है एंड कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, जैसे अगर सपोज नेक्स्ट क्वार्टर में ये 10% हो जाए तो ये क्वेश्चनेबल बात है कि एकदम से इतना प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कैसे गिर गया। सो जब तक ये रेंज बाउंड है तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ हमें इसमें व्यू करनी है। चल, ये हमारा एक छोटा सा एनालिसिस था जिसमें हमने ये समझा कि कंपनी फर्स्टली प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, एंड सेकेंडली कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छी एंड अट्रैक्टिव है। ऑल्सो कंपनी बहुत पुरानी है, मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, तो इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे अपना पैसा इसमें एक अच्छी करेक्शन पर लगा सकते हैं। अब है एशियन पेंट्स के टेक्निकल्स पर, जिसमें कि एक स्पेकुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे एज वेल एज एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कहाँ एंट्री बनानी चाहिए। एज एन इन्वेस्टर और एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊंगी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, एंड मैं यहाँ पर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स ढूंढूंगी जहाँ पर मुझे एंट्री मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मार्केट करेक्शन की जो वेट कर रहा होगा उसके लिए ये एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे मार्केट ने एक गैप डाउन के साथ तोड़ दिया है। सो कोई भी इन्वेस्टर बहुत इजीली अगर एंट्री बनाता तो वो यहाँ पे बनाता, ओके। कोई भी अपनी एंट्री यहाँ बनाता, बट क्योंकि ये गैप डाउन में ब्रेक हुआ है तो ना उसे एंट्री बनाने का मौका मिला। अगर उसने लिमिट ऑर्डर्स लगा रखे हैं तो उसके लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, बट अगर किसी को मौका नहीं मिला तो बेस्ट टाइम रहेगा कि आप नीचे कोई सपोर्ट जोन ढूंढकर एंट्री लें एंड अच्छा टारगेट रखें एज एन इन्वेस्टर। ठीक, अब हम चलते हैं एज ए स्पेक्यूलेटर कि क्या व्यू रहता है एज ए स्पेक्यूलेटर, क्या ट्रेड हम इसके अंदर एज ए स्पेक्यूलेटर एंट्री बना सकते हैं। सो 1 वीक की हमारे पास सपोर्ट जोन है जिसे बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा गया है एंड उसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह हम देख रहे हैं कि वो एक्ट कर रही है। सो अब रिसेंट पे आ जाते हैं। रिसेंट पे हम देखते हैं कि हमें क्या जोन्स मिलती हैं। सो मार्केट हमें दिख रही है कि अभी के लिए रेंज बाउंडेड है, सो हम इजीली यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं बुलिश स्ट्रक्चर का, क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रही है। मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रही है। सो हमें इस रिजेक्शन पॉइंट से
अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा बने। लेट्स व्यू। एज अ स्पेक्यूलेटर, एज एन इंट्राडे ट्रेडर, हम आज एक लिमिट ऑर्डर लगा के इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ विच वुड बी 1:3 अप्रोक्सीमेटली, इसके साथ हम बैठ सकते हैं। सो गाइज, यहीं पर हम रैप अप करते हैं अपना एशियन पेंट्स। एंड कैसी लगी वीडियो, इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, आप प्लीज़ हमें ये सब कमेंट्स में बताएं, ताकि आपके फीडबैक से मैं और बेटर वीडियोस बना पाऊँ आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और किसी को कोई डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।